आपके ग्राम और ये वीडियो ऐसे ले लेना तो घुमा के ऐसे ही बनने चालू है ना। पिछले वर्ग के मसीहा अमित सिंह विद्रोही, अमजीत सिंह यादव विद्रोही, उनके साथ में सुधीर जी पत्रकार और सुब्रतन सिंह जी भाई आपके गांव हिंदी में पधारे हुए हैं और जो एक कार्रवाई लेकर के आए हैं कि हम पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी जो 52% बनती है उसको दिला के रहेंगे। और ये बिहार के मधेपुरा से चल करके 25 अगस्त से लगातार अभियान चल रहे हैं और बिहार से होते हुए मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश लांग करके आज मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे भिंड जिले में आ गए हैं। तो सभी पिछड़े भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने बेटे, अपने भाई जो आप लोगों के लिए मेरा समर्पित है, उनकी बात को सुने और इनका उत्साहवर्धन करें, समर्थन करें। भाइयों से मेरी अपील है, आइए अमित सिंह विद्रोही आपको जो उनकी यात्रा है मंडल आर्मी की, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आए भाई अमित सिंह विद्रोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी। शुक्रिया जी। सबसे पहले आप सभी को जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। आज देश में आप सब जान रहे हैं जिस तरीके से लगातार पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, किसान कमेरा हलवा चरवाहा समाज को लूटने का काम किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जाति जनगणना के सवाल को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। जाति जनगणना आज का सवाल नहीं है। 1932 में जब ब्रिटिश हुकूमत देश में थी, जब देश गुलाम था, उस समय अंतिम जनगणना ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा करवाई गई थी। 1932 के आंकड़ों के अनुसार हमारी आबादी 52% देश में थी, पिछड़ों की आबादी। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला काम यह किया कि साहब हम जातियों को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है कि हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं जिसमें जाति का कोई काम नहीं है। लेकिन हम धर्म को गिनेंगे और भाषा को गिनेंगे। जाति के नाम पर दंगे कभी नहीं हुए देश के अंदर, कत्लेआम कभी नहीं हुआ, फिर भी जाति को नहीं गिना गया। और उस समय ये डिसीजन लिया गया था कि हम जातियों को नहीं गिनेंगे क्योंकि उन्हें आधुनिक भारत बनाना है। उस समय धर्म के नाम पर कत्लेआम हो रहे थे, उस समय भाषा के नाम पर कत्लेआम हो रहे थे, क्षेत्रों के बंटवारे हो रहे थे, राज्यों के बंटवारे हो रहे थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्म और भाषा को गिनना जरूरी समझा। आप सोचिए कि किस तरीके से आपके साथ इस तरह की साजिश की जाती आई है, की जाती रही है। उसके बाद जब काका कालेलकर कमीशन आया तो काका कालेलकर कमीशन ने भी कहा कि आंकड़े जरूरी है, आंकड़े होने चाहिए। उसके बाद जब मंडल कमीशन आता है 1980 में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब दी जाती है 79 में, तो बीपी मंडल जी जो मधेपुरा से सांसद थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, पिछड़ा वर्ग से आते थे, यादव समुदाय से आते थे, तो उन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें एक सिफारिश की कि अगली बार जब भी जनगणना हो तो उसमें जातियों को गिना जाए। जरूरी है ये। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमने रिपोर्ट तैयार की तो हमें बड़ी दिक्कत हुई ये पता करने में कि पिछड़ों की संख्या कितनी है। तो इसलिए ये जरूरी है कि उनकी गिनती की जानी चाहिए। हमने 1932 के आंकड़ों का आधार लेकर के, उनको आधार बना करके ये रिपोर्ट तैयार की है। अनुमानित हम कहते हैं कि 54% आबादी है। तो ये सिफारिश मंडल कमीशन ने भी की। उसके बावजूद लगातार ये मांग उठती आई है कि जातियों को गिना जाए। आजकल आप देख रहे होंगे बिहार में जनगणना चल रही है प्रदेश स्तर पर। इधर उत्तर प्रदेश में जो हमारे विपक्ष के नेता है वो मांग कर रहे हैं इस समय, लेकिन प्रदेश स्तर से नहीं, हम देश स्तर से जनगणना चाहते हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय स्तर से जनगणना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप सभी जातियों की गिनती करा लो, जिससे ये पता चल जाएगा कि अहीर कितना है, कोरी कितना है, कुर्मी कितना है, कलवार कितना है, लोधी कितना है, निषाद कितना है, भिंड कितना है, मल्ला कितना है, लोनिया कितना है, चौहान कितना है, अंसारी कितना है, धुनिया कितना है, पाल कितना है, गड़ैया कितना है, जाट कितना है, गुर्जर कितना है, धनगर कितना है।
ये पता चल जाएगा कि देश में किस जाति की, समाज के कितने लोगों की कितनी आबादी है। जब जाति जनगणना होगी तो उससे केवल जाति की संख्या नहीं पता चलेगी, उससे यह भी पता चलेगा कि किस जाति के लोगों के पास में सर्वाधिक जमीनें हैं, किसी जाति के लोग सर्वाधिक संपत्ति पे कब्जा किए बैठे हैं, किसी जाति के लोग चपरासी है और किसी जाति के लोग एक क्लास के ऑफिसर है। उससे पता चलेगा किस जाति में बिजनेसमैन जाता है, किस जाति में मजदूर जाता है। उससे पता चलेगा कि समाज के लोग शिक्षित है, कि समाज के लोग अनपढ़ है, निरक्षर है। तो जाति जनगणना केवल जातियों की संख्या जानने का सवाल नहीं है। जाति जनगणना से वो सारी चीजें पता चलेंगी जो हम नहीं जान पा रहे हैं। संख्या जानना क्यों जरूरी है? बगैर नंबर के किसी भी योजना को नहीं बनाया जा सकता है, न लागू किया जा सकता है। आपको उदाहरण के तौर पे हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है, शादी विवाह दावत किसी तरीके का, तो आप जब भोज करते हैं, दावत देते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, तो उससे पहले आप ये तय करते हैं कि नहीं कि कितने मेहमान बुलाने हैं, 100, 200, 500 तय करते हैं। अगर मान लो कि तय न किया जाए और दावत रख दी जाए, दौरा पिटवा दिया जाए कि फलाने सीन क्या दावत है, सब लोग चलो खाने, और 100 लोगों को खाना मिला, 1000 लोग आ गए, तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ेगी। और अगर 1000 लोगों का भोजन मिला, 100 ही लोग आए तो भी व्यवस्था बिगड़ेगी, यानी कि नुकसान तो हर हाल में होना है। तो जब एक आप दावत छोटी सी एक घर का फंक्शन बिना नंबर के नहीं कर पा रहे हैं, तो 135 करोड़ की जनसंख्या वाले विदेश में ये जो लुटेरी सरकार बैठी है, वो किस आधार पर कह रही है कि हमने पिछड़े के लिए ये कर दिया, इसके लिए इतना फंड दे दिया, इतने स्कूल खोल दिए, इतनी स्कॉलरशिप दे दी। ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। आपको मूर्ख बना करके सदियों से ये सत्ता पर काबिज है। अगर हम आज ये यादवों के गांव में खड़े हैं जहां मध्य प्रदेश के अंदर 10% से अधिक आबादी यादवों की है, अगर मैं अपने जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो मेरे पास अनुमान रिपोर्ट मुझे जो मिली है, अगर मैं उसके अनुसार कहूं तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जाति यादव है। जाति जनसंख्या के हिसाब से मैं बड़ी छोटी उस आधार पर नहीं मान रहा हूं जो इन लोगों ने बनाई है कि फलना ऊंचा फलना नीचा, मैं संख्या के आधार पर बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए, आप मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जाति है जनसंख्या में, लेकिन कितने एमपी एमएलए आपके हैं, कितनी बार सत्ता में आप रहे हैं, कितने व्यवसाय आपके पास है, कितनी फैक्ट्रियां आपके पास है, कितने रोजगार है, कितनी जमीनें आपके पास है। आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में आपके कितने विधायक है? मान लीजिए अगर 100 विधानसभा सीट है और 10% हमारी आबादी है, तो भाजपा और कांग्रेस से दोनों को चाहिए कि हमें 10 टिकट दे, चाहिए कि नहीं? 10% हमारा हिस्सा तो मिलना चाहिए। अब उसमें कितना जीतते हैं वो बात की बात है, लेकिन देना चाहिए ना। कोई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम सजग नहीं है। और उसके पीछे का कारण ये है कि हम आज तक नेताओं की जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे हैं। हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। कितने लोग जानते हैं कि मंडल कमीशन नाम की कोई रिपोर्ट आई थी? मंडल कमीशन वो रिपोर्ट है जिसकी वजह से आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता है। हमारे यहाँ तो 27% मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो अभी भी 14% ही है। और कमाल की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ही 51.9% आबादी पिछड़ों की मध्य प्रदेश में है। उसके बावजूद 14% केवल आरक्षण मिलता है और 7% जनसंख्या मध्य प्रदेश में सवर्णों की, उनको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है। गरीबी के आधार पर आप देखते हैं कि कुछ जो शातिर लोग हैं वो कहते हैं आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार का जो पैमाना होगा वो क्या होगा, उसको कैसे तय किया जाएगा? भेदभाव जो रहा है देश के अंदर, जो व्यवस्था रही है वो जाति के आधार पर रही है, आर्थिक आधार पर नहीं रही है। एक जाटव का, एक मेहतर का, वाल्मीकि का बच्चा कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसका आसमान पैसों की वजह से नहीं होता है, उसको जाति की वजह से अपमानित किया जाता है। लेकिन अगर एक ब्राह्मण कितना भी गरीब हो फिर भी उसके लोग पैर छूटते हैं, उसको सम्मान जाति के आधार पर मिलता है। जब देश में व्यवस्था जाति के आधार पर, अपमान और सम्मान दोनों जाति के आधार पर तय होता है, तो फिर आरक्षण कैसे आर्थिक आधार पर तय हो जाएगा? इन लोगों ने जो आर्थिक आधार पर दिया है उसका आप देखिए कि 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस, 8 लाख उसका क्राइटेरिया है। जो साल में 8 लाख, महीने में 66,000 कमाता है वो गरीब है, सवर्ण जाति का, उसको आरक्षण की जरूरत है। आप अहीर है, कुर्मी है, कोरी है, लोधी है, निषाद है, गुंड है, मल्ला है, तेली है, तमोली है, कोई भी है, आप अगर पिछड़े हैं
आप 8 लाख कमाते हैं साल को तो आप अमीर हैं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। समझिए, 66,000 महीना आप कमाएंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन वो कमाएंगे तो उनको आरक्षण चाहिए, उनको मिलेगा, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उनका जो रुपया है वो भारत का रुपया है और हमारा जो रुपया है वो अमेरिका का डॉलर है। समझ रहे हैं ना? इसलिए 66,000 में हमारी आमदनी ज्यादा होती है, उनकी आमदनी कम होती है। यही तो बात हो सकती है, नहीं तो भारत का रुपया तो इतना ही है सबके लिए, तो 66,000 में हम अमीर कैसे, वो गरीब कैसे? इस चीज को समझना पड़ेगा। देश में जिनकी 7% जनसंख्या है वो 10% की जरूरत आरक्षण ले रहे हैं, उसके बाद 90% संसाधनों में कब्जा उनका है, 40% ओपन कैटेगरी में उनका आरक्षण है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। 14% हमें मिलता है मध्य प्रदेश में, देश के अंदर 27% मिलता है। पूरे देश में हर जगह यही स्थिति है, कहीं 27 है, कहीं 14 है, कहीं 26 है, कहीं 30 है। हर जगह 27% भी हमें नहीं मिल रहा, 2-3 प्रदेशों को अगर छोड़ दिया जाए तो अब जरूरत यह है कि सीधे कमर कस ली जाए और लक्ष्य को उठा लिया जाए, जातिवार जनगणना करवाई जाए और जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा करवाया जाए। जल जंगल जमीन का, संसाधनों का, नौकरियों का, विधानसभा लोकसभा की सीटों का भी। मंडल कमीशन कहता है कि ओबीसी को विधानसभा लोकसभा में भी आरक्षण होना चाहिए। मंडल कमीशन कहता है कि निजी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए, प्राइवेट फैक्ट्रियों में हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, वित्त आयोग हमारे होने चाहिए, वित्तीय निगम हमारे होने चाहिए, ओबीसी कल्याण बोर्ड होना चाहिए, ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए। क्या है कुछ भी हमारा? आज तक मात्र 1.5% की सिफारिश लागू हुई है मंडल कमीशन की। पहली, वो नौकरियों में 27% आरक्षण की, जो मध्य प्रदेश में अभी 14 है। दूसरी, एजुकेशन में 27% की, वो भी 14 ही है मध्य प्रदेश के अंदर। पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, इसीलिए मैं 1.5 सिफारिश बोल रहा हूं। अभी 38.5 सिफारिश लागू होना बाकी है, जिसमें जमीन के बंटवारे का सवाल है, हमारे बच्चों के एजुकेशन का सवाल है, जमीनों पर कब्जे का सवाल है, संपत्ति के बंटवारे का सवाल है और सत्ता के बंटवारे का सवाल है। मंडल कमीशन नौकरियों में आरक्षण देने के लिए नहीं बना है। जिस भाई ने मंडल कमीशन पढ़ा होगा उसको ये बात अच्छे से मालूम होगी। मंडल कमीशन ने नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कराने की सिफारिश सिर्फ इसलिए की थी कि अगर आपके गांव में कोई डीएम एसपी बन जाता है तो आपके गांव के साथ साथ आसपास के 10 गांव और सीना चौड़ा करके घूमते हैं, अरे हमारे पड़ोस में डीएम है, हमारी जाति का वो डीएम है। आर्थिक उत्थान तो एक ही परिवार का हुआ जिसको बना, लेकिन जो मानसिक लेवल है, जो मेंटलिटी है, वो आसपास के पूरे समाज की चेंज होती है और आसपास समाज के बच्चे उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं, उसकी तरह बनने के लिए मेहनत करने लगते हैं। तो इसलिए नौकरियों में रिजर्वेशन की सिफारिश सिर्फ की गई थी। 1.5% नौकरियां हैं, ये बात मंडल कमीशन ने स्पष्ट कहता है कि 2% नौकरियों से समाज का उत्थान नहीं होना है, लेकिन मानसिक लेवल से इनका उत्थान जरूर होगा, ये आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी की सिफारिश लैंड रिफॉर्म की, जो भूमि सुधार को लेकर के जिन ओबीसी के पास जमीनें नहीं है उनको जमीन दी जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी गवर्नमेंट स्कूल खोले जाए, सरकारी हॉस्टल्स बनाए जाए ताकि हमारे बच्चे शहरों में जाकर के पढ़ सके। आज हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम अपने भाइयों को, अपने बच्चों को दिल्ली मुंबई में जाकर के पढ़ा सके, वहां भेज सके। भाई फीस हम भर देंगे, फिर उनका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का कहां तक इंतजाम करेंगे? इतनी व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए मंडल कमीशन ने कहा था कि हमारे लिए छात्रावास खोले जाने चाहिए सरकारी खर्चे पर, इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे लिए खोले जाने चाहिए। लेकिन इन दूसरे लोगों ने पूरी रिपोर्ट को, पूरी 40 सिफारिशों को आपकी नौकरियों की तरफ मोड़ दिया। कि बस सिर्फ इतना ही कहा था, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते नहीं है, सामने वाले ने कह दिया, मान लिया। आरक्षण हमें इसलिए नहीं मिला कि हम योग्य नहीं है, आरक्षण हमें इसलिए मिला कि हमें मौका नहीं दिया जाता था। आज भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, आप देखिए, मैं बताता हूँ कि पीएचडी में पिछली साल जेएनयू में एडमिशन होना था, कुछ बच्चों का पीएचडी में एडमिशन लेना था, तो जो हमारे समाज के बच्चे थे जो टॉपर थे, उनको 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, आधा नंबर 20 नंबर के दायरा में दिया गया ताकि वो एडमिशन ही न ले सके। और जो उनके जाति के बच्चे थे जो रिटर्न में भी
एक तरह से फेल थे, बहुत कम मार्क लाए हुए थे, उनको 18 नंबर 19 नंबर दिया गया था। क्यों? क्योंकि लोग उनके बैठे हुए हैं, इंटरव्यू लेने वाले लोग उनके हैं। अगर हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा बताइए हमारे मामा का नाम क्या है। अब हमें क्या पता तुम्हारे मामा को क्या नाम होगा, तुम जानो भाई, तुम्हारी रिश्तेदारी को हम क्या जाने। और उनसे पूछा जाएगा ये बताओ तुम्हारे मामा का क्या नाम है, हमसे हमारे मामा का नाम पूछो, हम अपने मामा के खानदान का भी बता देंगे, लेकिन दूसरे के मामा के खानदान का हमें क्या पता। तो इस तरह की चालाकियां मैं उदाहरण के रूप में ये बात कह रहा हूं, इस तरह की चालाकियां ये लोग करते हैं, इस तरह का षड्यंत्र ये लोग करते हैं। इसलिए हम लोग ये भी डिमांड करते हैं कि या तो इंटरव्यू को बंद कर दो या पब्लिक डोमेन में लाइव टेलीकास्ट करो, रिकॉर्ड करो। देश को पता होना चाहिए कि सवाल सामने वाले ने पूछा क्या है, जवाब दूसरी तरफ से आया क्या है, तब हम मानेंगे कि तुम निष्पक्ष हो। कॉलेजियम व्यवस्था में नया साल का जो है, जहां जज चुने जाते हैं तो जज हमें फैसला देते हैं। आपको पता है चपरासी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जज बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। इसमें जाति विशेष में पैदा होना है, उन जजों के घर में आप अगर पैदा हो जाते हैं, जज बनते आए हैं, आप जज बन जाएंगे, कन्फर्म है। आप जजों की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते आए हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था है, जज ही जज को नियुक्त करता है, जज ही लिस्ट बनाता है कि किसको जज बनना है अगला, और वही लिस्ट सरकार के पास जाती है, सरकार उसी को फाइनल करती है। तो कॉलेजियम व्यवस्था जब तक है तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वहां न्यायपालिका में आपके लोग नहीं होंगे और जो आपसे जुड़े मामलों की सुनवाई बेंचेस रहेगी उनमें आपके जज सुनवाई के लिए जब तक नहीं बैठेंगे आपके समाज के आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको पता है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट, अत्याचारी, अन्यायकारी, जातवादी, वंशवादी, लुटेरे जो लोग हैं वो कहां बैठते हैं? भारत की न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये मैं पब्लिक डोमेन में हर बार बोलता हूं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को चैलेंज भी करता हूं कि जाओ कोर्ट ऑफ कंडक्ट करो हमारे ऊपर, हम तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं, फिर हम सामना करेंगे तुमसे, डालो उन्हें जेल में। क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है, वो चोर है और चोर कभी आंख नहीं मिलाता है। आप सोच रहे हैं जब न्यायालय चले जाएंगे हमें न्याय मिल जाएगा, वो खुद ही चोर है। वहां पर सब लुटेरे बैठे हुए हैं जो जज है, वो आपके साथ क्या न्याय करेंगे? वो न्यायिक व्यवस्था में चयन प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं करते। तो हमें समझना होगा कि हम जहां भी जाएंगे वहां मारे जाएंगे। जब तक जहां पॉलिसी बनती है, जहां से डिसीजन लिए जाते हैं, वहां हमारे लोग नहीं होंगे। वहां हमारे लोग कब होंगे? जब जाति जनगणना होगी और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की लड़ाई को मजबूत करेंगे, जब आंदोलन हम करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जनसंख्या के अनुपात में हमारा हक मिलेगा, तब हर जगह हमारे लोग होंगे। क्योंकि देश में 60% आबादी हमारी है, हर दूसरे स्थान पर हमारा व्यक्ति बैठा होगा, तब हमारे साथ न्याय होगा, तब देश का उत्थान होगा। उससे पहले ना हमारे साथ न्याय होगा, किसान का मेरा, हरवा चरवा मजदूर समाज के साथ न्याय होगा, ना इस राष्ट्र का कोई उत्थान होना है। ये झूठी राष्ट्रवाद की चाशनी और धर्म की चाशनी में डुबो करके आपको पका पका के खाते रहेंगे और आप उनका नाश्ता बनते रहेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय मंडल, जय संविधान, जय जवाहर। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।